Okay, so everyone is there. Abhiraj, Aisha, Khushi, and Hardev. Good morning. Yes, ma'am. राजीव इज नॉट. आर्या नहीं आ रहा है क्या? दूसरे लेक्चर्स में भी नहीं आ रही है? आर्या का क्या है? उसका मैम शायद नेटवर्क इशू है। अच्छा, ठीक है. तो कल का कुछ पढ़ा चैप्टर आगे? वो टर्म्स टर्मिनोलॉजी पढ़े कि आपने खुद से? टर्म्स जो मैंने कहा लाइक ए डिक्शनरी है, वो वर्ड्स का मीनिंग जेनेटिक्स पढ़ने के लिए आना चाहिए. इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने कुछ लिया था डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स, और क्या देखा था, होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना. वो सारे टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है, एक एक वो आपको आने चाहिए. और जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे वो टर्म्स का मीनिंग भी समझ में आते जाएगा आपको. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, वैसे आपने वो पढ़ा है इससे पहले भी, 10th में पढ़ा है ना, आई थिंक, है ना. तो वो आपको आ जाएगा. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. 1 सेकेंड. ओके, तो आज एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डज मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? आपको वो टॉपिक मिला बुक में? व्हाई डज मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट मिला वो टॉपिक? उस पेज पे आ जाओ, फिर मुझे बताओ. मिला वो टॉपिक आपको गाइस? मुझे पेज नंबर बताओ फिर कि ग्रिगोर जोहान मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. यू गॉट दैट पॉइंट? स्टार्टिंग में ही है, देखिए. मेरी आवाज आ रही है आपको? आयशा, आप सुन सकते हो ना क्लियरली? वो मिला टॉपिक सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल पी प्लांट. उस पे पी प्लांट का फोटोग्राफ है, फ्लावर का फोटोग्राफ है, पैपिलिनेशियस करोला. यू गॉट दैट? पैपिलिनेशियस करोला ऑफ पी फ्लावर. और मेंडल ने स्टार्टिंग में कि क्यों सिलेक्ट किया है वो मिला. सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल. ठीक है, अब देखो मैं बताते जाती हूँ. रीजंस बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट प्लांट कौन सा सिलेक्ट मटेरियल किया है? पाइसम, सटायर और सटायरा. Okay, so this was the plant material he selected. This is nothing but the pea plant, right? पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके पीछे के रीजंस पूछते हैं फॉर द 2 marks. फर्स्ट, इट्स अ शॉर्ट हाइटेड herb. Okay, it can be grown in a small area. ये जो प्लांट है बहुत ज्यादा डेंस ग्रो नहीं होता, स्मॉल एरिया में भी ग्रो होता है. उन्होंने एक छोटे से स्क्वायर एरिया में बहुत सारे प्लांट जो है सी. मेंडल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. मेंडल was actually priced in a church. He studied physics, physical science, natural science, and then he was working as a teacher in a Montessori at that time. And plus he was a priced church में जो प्राइस्ट होते हैं ना धर्मगुरु, तो वो करते वक्त उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. द वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे एट द बैक यार्ड ऑफ द चर्च. वो जो आपका मॉन्टेसरी चर्च था उसके बैक यार्ड में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किया. तो उन्होंने फिजिकल साइंस पढ़ा, नेचुरल साइंस पढ़ा, बट ड्यू टू द क्यूरियोसिटी एंड ऑल ही स्टार्टेड दिस famous experiment of hybridization. What was the experiment he was doing? Experiment he was performing was hybridization. Okay, his selection was very perfect. He selected pea plant
as his experimental material, plant material. First क्यों? क्योंकि ये स्मॉल प्लांट है, छोटे बैकयार्ड में भी उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो किए हैं. क्यों? क्योंकि एक छोटे प्लांट के लिए बहुत कम जगह लगती है. तो शॉर्ट हाइटेड स्मॉल हर्बेशियस मतलब हर्ब प्लांट है. ओके, देन इट शो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल उसमें से उसने 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. It show the plant show varieties of contrasting characters. ओके, जैसे कल हमने 7 कैरेक्टर्स पूरे स्टडी किए. कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, फिर कुछ प्लांट होते हैं येलो सीड के, कुछ होते हैं ग्रीन सीड के. ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किए. पर उस प्लांट में बहुत सारे ऐसे वैरायटीज में अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई देते हैं. तो इसीलिए उसने टी प्लांट सिलेक्ट किया. ये एक रीजन. फिर ये जो प्लांट है, दैट प्लांट बियर फ्लावर्स. Flowers are large enough. Flowers are large enough for cross pollination, or you can say emasculation. For emasculation, फ्लावर की साइज इतनी बड़ी है कि वो इमेस्कुलेशन की प्रोसेस जो है वो इजीली कर सकता है. अब ये इमेस्कुलेशन क्या है? आप एनीवन नोज इमेस्कुलेशन? व्हाट इज इमेस्कुलेशन? ये 2-3 चैप्टर में वर्ड आएगा. फ्लावर इतने बड़े हैं कि वो आसानी से इमेस्कुलेशन कर सकता है. इमेस्कुलेशन का जो मीनिंग है, अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक प्रोसीजर में क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब फ्लावर जो है उसकी फोटोग्राफ आपको मिली क्या? पैप्लिनिशियस करोला लाइक दिस. ऐसा फ्लावर का डायग्राम मिला आपको? अभयराज, फ्लावर का फोटोग्राफ मिला बुक में? नहीं मैम, कुछ नहीं मिल रहा है इसका. ठीक है, भी बता रही. ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये जो फ्लावर है इस तरह से, ये मैंने रेड इंक से ड्रॉ किया उसका गाइनोशियम, पिस्टिल और बाकी है स्टैमेन्स. फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है. फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें स्टैमेन्स भी है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, और पिस्टिल्स भी है, गाइनोशियम भी है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. दोनों ही है. तो ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है. पैप्लिनिशियस करोला किसको कहते हैं? ऐसे उसका माउथ होता है. ऊपर दो इस तरह से ऊपर की तरफ 2 पेटल्स और नीचे की तरफ 3 पेटल्स. तो ऐसे उसका माउथ होता है फ्लावर का. ओके, और फूल इतने बड़े हैं कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फ्लावर्स आर large enough for the emasculation. अब emasculation में क्या बता रही हूँ, ये जो फ्लावर है उस करोला को कहते हैं पैप्लिनिशियस करोला, बटरफ्लाई करोला, क्योंकि वो ऐसे बटरफ्लाई के जैसे उसके पेटल्स दिखाई देते. ओके, उसके अंदर जो स्टैमेन्स है ना, स्टैमेन्स, वो स्टैमेन्स एक बहुत अच्छे अरेंजमेंट में है. उस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+1, मतलब है डायडेल्फस. डायडेल्फस स्टैमेन्स. ओके, डायडेल्फस मतलब जो स्टैमेन्स है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 2 बंडल्स में. जब सारे ही स्टैमेन्स मिला के एक जॉइंट बंडल बनाते हैं, जैसे उस दिन मैंने हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया था आपको रेड कलर का, उसके अंदर बीच में जो सेंटर में था ना आपका स्टैमिनल ट्यूब है ना, उसको निकाल के फिर हमने अंदर का स्टाइल निकाला, स्टिग्मा निकाला, तो वो जो ट्यूब थी पूरा एक बंडल था. तो जब एक बंडल होता है स्टैमिन, जैसे 10 स्टैमिन है वो जुड़ के उन्होंने एक बंडल बनाया. सारे स्टैमिन एक दूसरे से चिपके हुए हैं और उन्होंने एक बंडल बनाया है. तो एक बंडल मतलब मोनोएडल्फस, ये आपने 11th में पढ़ा है. अगर 2 बंडल है तो डायडेल्फस. यहाँ पे 10 स्टैमेन्स होते हैं. इस फ्लावर में, पी फ्लावर में 10 स्टैमेन्स होते हैं. कितने? 10. ओके, उसमें से 9 जो है वो एक दूसरे से जुड़ के एक पूरा बंडल बनाते हैं, और जो 10th वाला है वो सिर्फ अलग होता है. तो 9+1 अरेंजमेंट होती है किसकी? स्टैमेन्स. 9 मिला के एक और एक स्टैमेन अलग, ऐसे 10 टोटल स्टैमेन्स होते हैं. उसको कहते हैं डायडेल्फस स्टैमेन्स. ओके,
तो उसको इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या है? प्लीज ये इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन नोट डाउन करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं, थियरी में व्हाट इज इमैस्कुलेशन। ओके, सो नोट डाउन द मीनिंग ऑफ इमैस्कुलेशन। इट्स अ आर्टिफिशियल removal of stamens artificially with the help of forceps from bisexual flower। इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या है? इमैस्कुलेशन का मीनिंग है स्टैमेंस को आर्टिफिशियली ऐसे निकालना। फोर्सेप, फोर्सेप सबको पता है ना, प्लकर, चिमटा, फोर्सेप आपके डिसेक्शन बॉक्स में है फोर्सेप। तो फ्लावर इतने बड़े हैं कि वो करोला, मतलब अभी बर्ड कंडीशन में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अभी पूरी तरह से खुला नहीं। अगर खुल गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन होने से पहले ही जब जस्ट फ्लावर मैच्योर होता है तो उसमें से जो स्टैमेंस होते हैं ना, वो ऐसे उसने प्लक करके निकाले, मतलब फोर्सेप्स से उसने फ्लावर को डिसेक्ट करके ऐसे, क्योंकि बंडल ही है सारे स्टैमेंस, ऐसे नहीं है 10 है तो एक 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 निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। तो बंडल्स में है, 9+1 में है, तो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे प्लक करके फट से वो स्टैमेंस निकल सकते हैं। तो फ्लावर उस प्लांट के इतने बड़े हैं ताकि वो इजीली उसको इमैस्कुलेट कर सके। फ्लावर को इमैस्कुलेट करना मतलब उसके अंदर से स्टैमेंस को निकालना। ओके, तो वो फ्लावर कैसे बन गया? यूनिसेक्सुअल, मतलब फीमेल फ्लावर बन गया ना। वो फ्लावर कैसे बन गया? फीमेल फ्लावर, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकाल दिया। इसीलिए अभी आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैं इमीडिएटली क्यों ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपने स्टैमेंस वो सब पढ़ा है, तो आपको अभी याद है स्टैमेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकाल दिया, तो जस्ट इट्स अ फीमेल फ्लावर। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसने जैसे ही वो बर्ड से खिला उसने वो स्टैमेंस निकाल दिए पॉलिनेशन से पहले ही, है ना। पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने से पहले ही उसने स्टैमेंस को हटा दिया। तो अब वो फ्लावर कैसे बन गया? फीमेल फ्लावर। वो प्लांट में, प्लांट के ऊपर ही है, उसने फ्लावर को प्लक नहीं किया है, प्लांट है, प्लांट में फ्लावर आया है, उसने उसको फीमेल फ्लावर बना दिया, उसमें से स्टैमेंस निकाल दी। ओके, तो उसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। आगे का भी मैं बता देती हूँ, आगे उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या किया, जैसे टॉल प्लांट का फ्लावर उसने इमैस्कुलेट किया, ओके, मतलब वो बन गया फीमेल फ्लावर। फिर उसने शॉर्ट प्लांट जो था ना, उसके फ्लावर से स्टैमेंस तोड़ के लाए और उसके पोलन ग्रेन उस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट किए। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, ये उसने खुद से आर्टिफिशियली किया है। प्रोसेस क्या थी हाइब्रिडाइजेशन का? एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्चुअली उसने क्या किया, उसने फ्लावर को खोला, हाँ, मतलब पॉलिनेशन से पहले ही उसके स्टैमेंस निकाल दिए, तो वो फीमेल फ्लावर बन गया। फिर पॉलिनेशन के लिए अपोजिट वैरायटी, जैसे येलो सीड वाला का उसने इमैस्कुलेट किया, तो ग्रीन सीड वाले के वो उसने एंथर्स से पोलन ग्रेन लेके आया और उसने उसने आर्टिफिशियल डस्ट की। समझ में आ रहा है? तो फ्लावर उसके इतने लार्ज है, इतने बड़े हैं कि ये सब प्रोसेस वो इजीली कर सके, इसीलिए उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया। समझ में आया? हाँ, आगे देखे ना। ओके, तो शॉर्ट हाइट है प्लांट की, हर प्लांट है स्मॉल एरिया में कल्टीवेट करके। वैरायटीज है, बहुत सारे वैरायटीज है, कुछ येलो सीड वाले, कुछ ग्रीन सीड वाले, कुछ कलर्ड फ्लावर, कुछ व्हाइट फ्लावर, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी एक ही प्लांट में दिखाई देती है। प्लांट फ्लावर इतने बड़े हैं कि इमैस्कुलेशन की प्रोसेस वो इजीली कर सकता है। मतलब ये जो आपका फॉर एग्जांपल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होगी फ्लावर की, तो वो खोल के ये सारी प्रोसेस कर सके, प्लस डायडेल्टल स्टैमेंस, तो वो निकालने के लिए स्टैमेंस भी उसके उसको इजी हुआ। ओके, तो ये सारे रीजन थे कि उसने ये प्लांट सिलेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी प्योर ब्रीडिंग, ये आपको बाद में समझ में है। आपको टॉपिक नहीं मिलेगा वो अभी तक, कैरेक्टर्स का, रीजंस। खुशी मिला क्या? खुशी? पॉइंट्स मिले सिलेक्ट? नहीं, ऐसे पॉइंट्स नहीं है। ओके, यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ मेंडल
finding like अच्छा, I'm going to share the screen. तब तक आप ये पढ़ो, उसके टर्म्स पढ़ो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पढ़ो। अभय राज, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अभय राज, कैन यू हियर मी? अभय राज, यस मैम। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पढ़ो उस टर्म्स में से, डिक्शनरी जो दी है ना। हाँ मैम, हाँ। हाँ, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? It is a heterozygous. It is a heterozygous for a trait, and it is produced from the cross between two pure parents differing in the single pairs of contrasting characters. Example: hybrid tall produced in the cross between pure tall and pure dwarf parents. It is also heterozygotic for the single pair of alleles. बस मैम। तो जब एक कैरेक्टर सिलेक्ट करके ये सब प्रोसीजर की गई है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब उसको कल मैंने बताया था आपको, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। ठीक है, ये कि आपको फर्स्ट पेज पे ही नहीं मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? फर्स्ट पेज पे ही पेज नंबर 49 रीजंस दिए है ना। अच्छा, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, ओके नाउ। टर्म आपको समझ में आ गए, कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन, एलील्स, डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आया, फिनोटाइप समझ में आया ना। फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से प्लांट कैसे दिखता है। बाहर से प्लांट को येलो सीड्स दिखाई दे रहे हैं, बाहर से प्लांट के फ्लावर कलर्ड है, बाहर से फ्लावर में ग्रीन कलर के पॉड्स है, तो बाहर से जो भी कैरेक्टर दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट। कोई एक इंडिविजुअल कैसे बाहर से अपीयर होता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप फॉर दैट ट्रेट। ऑब्जर्वेबल डिटरमाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, एग्जांपल पी, हाइट, ओके। जीनोटाइप मतलब भले ही बाहर से वो दिखाई दे रहा है टॉल, बट इंटरनली इट कैन बी प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल, है ना। कल हमने प्योर टॉल का जीनोटाइप बताओ जरा। अगर प्योर टॉल है तो जीनोटाइप क्या होगा खुशी? इफ इट इज अ प्योर टॉल तो जीनोटाइप कैपिटल टी। हाँ, प्योर, हाँ। और अगर हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड मतलब मिलावट, बताया था ना कल, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस, यस। अगर हेटेरोजाइगस टॉल है मतलब हाइब्रिड टॉल है तो एक टॉलनेस का आएगा कैपिटल टी, और शॉर्टनेस का मतलब डॉर्फनेस का स्मॉल टी भी आएगा। और अगर प्योर डॉर्फ है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब एक प्लांट जो है वो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है टॉल, पर अंदर से वो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। मतलब उसके क्रोमोसोम पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इसीलिए बाहर से भले ही टॉल हो पर अंदर से उसका जीनोटाइप प्योर टॉल या फिर हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है। सो जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर। तो कैसे दिखाते हैं? इस तरह से लेटर्स में। होमोजाइगस मतलब प्योर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर है। प्योर येलो कलर, कैपिटल वाई, प्योर ग्रीन कलर, स्मॉल वाई। तो दोनों ही एलील जब सिमिलर होते हैं ना, दोनों ही एलील, जैसे एक तो दोनों स्मॉल स्मॉल है या फिर दोनों कैपिटल है, मतलब
प्योर होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कह सकते हो होमोजाइगस, मतलब सिमिलर। होमो मतलब सिमिलर, जाइगस मतलब दोनों ही एलिल सेम है, उस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों ही एलिल सेम है, तो वो कहलाएंगे प्योर। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल एलिल्स, तो डेफिनेशन क्या है, जो इंडिविजुअल में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए सिमिलर एलिल है, जैसे ग्रीन पॉड कलर तो आएगा कैपिटल जी कैपिटल जी, येलो पॉड कलर तो आएगा स्मॉल जी स्मॉल जी। ओके, फिर वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो या रेसेसिव हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्योर होना चाहिए। ओके, तो प्योर मतलब सिमिलर एलिल। होमोजाइगस ब्रीड्स ट्रू, ट्रू मतलब अब वो ट्रू ब्रीडिंग आप जब क्रॉस करोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। हेटेरोजाइगस मतलब दो अलग अलग एलिल, दो अलग अलग एलिल, एक कैपिटल से एक स्मॉल से, एक दोनों ही अपोजिट कैरेक्टर्स के एलिल उसमें है, जैसे येलो कलर का कैपिटल वाई भी है और ग्रीन कलर का स्मॉल वाई भी है, तो वो मिलावट है, मतलब हेटेरोजाइगस है। टू डिफरेंट अपोजिट एलिल्स अगर है तो वो कहलाएगा हेटेरोजाइगस। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग एलिल्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। कॉन्ट्रास्टिंग एलिल, एक टॉल तो एक डॉग, मतलब एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी। ओके, एक कलर्ड फ्लोर है तो एक व्हाइट फ्लोर है, तो कलर्ड फ्लोर का कैपिटल सी और व्हाइट फ्लोर का स्मॉल सी भी है, तो वो बन गया हेटेरोजाइगस। प्योर लाइन मोनो हाइब्रिड मतलब क्या, अब ये जब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगी ना एक्चुअली दिखाना आपको, तब ये आपको समझ में आएगा। मोनो हाइब्रिड F1 जनरेशन F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर अब भी हम ड्रॉ करें। होमोलॉगस क्रोमोसोम समझ में आया गाइस, कल मैंने डायग्राम बनाई थी बोर्ड पे। होमोलॉगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली इसेंशियली आइडेंटिकल क्रोमोसोम Yes, प्रेजेंट इन ma'am. अ डिप्लॉयड सेल, दो होते हैं ना, उसको कहते हैं होमोलॉगस। ओके, तो जब सिनेप्सिस होता है तो वो अलग हो जाते हैं, सच क्रोमोसोम सिनेप्सिस में पेयर बनाते हैं। सिनेप्सिस मतलब क्या, जब मियोसिस में होता है ना जाइगोटिनी, तो उसमें सिनेप्सिस होता है। बैक क्रॉस बाद में बताऊंगी, टेस्ट क्रॉस बाद में बताऊंगी, जब मैं एक्चुअली आपको सब क्रॉसिंग दिखाऊंगी ना तब। अच्छा, ये सब पार्ट उन्होंने स्किप कर दिया, इवन देयर इज अ फोटो भी नहीं दिया है, भगवान, ये तो बहुत गलत बात है। क्या मेंडल का फोटोग्राफ भी नहीं दिया है क्या, मिल रहा है क्या आपको? अभी जो सिलेबस था एक साल पहले उसमें ग्रिगोर जॉर्नल मेंडल का फोटोग्राफ था, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे बचपन से उस कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई की, जॉब क्या था एंड ऑल, फिर रीजंस ये सब ऐसे दिया। ठीक है, नेवर माइंड, डायरेक्टली उन्होंने एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया है तो हम भी एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर लाइन। ओके, ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ आवर ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ये रीजंस आप नोट डाउन कर लो कि पाइसम सटाइवा उसने प्लांट सेलेक्ट किया था, पी प्लांट, उसके पीछे के रीजंस, ये पैपिनेशियस करोला एंड ऑल। ठीक है, चलो, so we'll start with the procedure of his experimental research work. ओके, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या देख रहे हैं, हम प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग मतलब ही प्योर लाइन जनरेशन। जनरेशन मतलब प्लांट्स।
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. ओके, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग मतलब ही प्योर लाइन पेरेंट्स. ये फर्स्ट स्टेप है. अब इस प्रोसीजर स्टार्ट की, प्लांट मटेरियल सिलेक्ट किया, पाइसम सटाइवम प्लांट उसने सिलेक्ट किया है. ओके, अब फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग मतलब ही प्योर लाइन पेरेंट्स को सिलेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल हम स्टेम हाइट का इजी एग्जाम्पल लेते हैं. एक प्लांट है, उसके सामने उसने सीड्स सो किए, जमीन में ग्रो किए, तो वो टॉल प्लांट निकला. ठीक है, अब वो टॉल प्लांट के उसने सीड्स लिए, फिर से सो किए, फिर से वो प्लांट ग्रो हुआ, टॉल ही है. फिर से उस जो टॉल प्लांट को सीड्स आए ना, वो उसने सो किए, फिर से ग्रो किए, टॉल प्लांट. मतलब जो कैरेक्टर टॉलनेस है वो जब कंसिस्टेंटली 3 जनरेशन तक कांस्टेंट अगर रह रहा है तो उसको कहते हैं ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या फिर प्योर लाइन प्लांट. ओके, अगर उसने एक प्लांट ग्रो किया, टॉल आया, उसके सीड्स सो किए और वो सो करने के बाद वो प्लांट डॉर्फ निकला, शॉर्ट निकला, तो वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, वो प्योर प्लांट नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हुआ है. समझ में आ रहा है? तो उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पेरेंट जनरेशन सिलेक्ट करनी थी. तो पेरेंट जनरेशन के लिए उसने जो प्लांट सिलेक्ट किए देवर और ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर लाइन, मतलब जो कैरेक्टर एक प्लांट में है उसके सीड सो करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन 3 जनरेशन तक जब कोई एक कैरेक्टर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब वही का वैसे के वैसे रहता है. अगर प्लांट को कलर्ड फ्लावर आ रहे हैं तो उस कलर्ड फ्लावर का फिर फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, फिर सीड्स उसने सो किए, फिर प्लांट ग्रो किया, फिर ऐसे 3 जनरेशन तक उसने प्लांट ग्रो किए और तीनों ही जनरेशन में उस प्लांट में कलर्ड ही फ्लावर आए. एक बार भी व्हाइट फ्लावर नहीं आया, मतलब वो कैरेक्टर ट्रू है, ट्रू है, प्योर है, हाइब्रिड नहीं है, मिक्सिंग नहीं है उसके अंदर. तो जब कोई कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली 3 जनरेशन तक सेम मिलता है तो वो ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है. समझ में आया? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब समझ में आया? प्योर लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है? यस मैम. हाँ, खुशी, आयशा? यस मैम. हाँ, जब कोई एक कैरेक्टर, हाँ मैम. ओके, जब कोई एक कैरेक्टर 3 जनरेशन तक कांस्टेंट रह रहा है, अगर वो फ्लैट पॉड वाला है तो कॉन्स्टेंटली 3 जनरेशन तक, जनरेशन आगे आगे कैसे बनती है, एक प्लांट ग्रो किया पूरा, फिर उसमें फ्लावर आए, फ्लावर से पॉड्स बने, पॉड्स के अंदर सीड्स आए, वो सीड्स उसने लिए जमीन के अंदर, फिर से सो के, फिर से नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी वैसे ही, उसमें भी वैसे, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ग्रो किए जाते हैं. और जब 3 जनरेशन तक कोई एक कैरेक्टर कॉमनली कॉन्स्टेंटली वही के वैसे ही रहता है तो वो ट्रू प्लांट है, उसमें कोई मिलावट नहीं. ठीक है, तो उस तरह से उसने जो भी पेरेंटल मतलब जिस जनरेशन से उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है उस जनरेशन का नाम है पेरेंटल जनरेशन. पेरेंट, स्टार्टिंग में पेरेंट जनरेशन. तो जो भी उसने पेरेंट सिलेक्ट किए वो ट्रू है या पहले उसने वेरीफाई किया कि ये ट्रू है, देन ही सिलेक्टेड फॉर दैट एक्सपेरिमेंट. वो फिर उसने प्लांट जो है वो 3 जनरेशन तक कांस्टेंट ही सेम ही फीचर दे रहा है, फिर उसने वो डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट. जैसे टॉल, प्योर टॉल, तो फर्स्ट जनरेशन के लिए उसने फर्स्ट क्रॉस जो किया वो सेम हाइट पे किया, प्योर टॉल के साथ उसने क्रॉस किया प्योर डॉर्फ. ये उसने प्योर क्रॉस नहीं किया, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, ये 2 प्लांट उसने सिलेक्ट किए. एक प्लांट जो है वो 3 जनरेशन तक टॉल ही रह रहा है, दूसरा प्लांट 3 जनरेशन तक डॉर्फ ही रह रहा है, मतलब शॉर्ट ही रह रहा है. फिर उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अभी ये प्लांट जो है वो मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करना है एज द पेरेंटल प्लांट. ओके, नेक्स्ट इज ग्रोइंग F1 जनरेशन या रेजिंग F1 जनरेशन. रेजिंग या फिर ग्रोइंग F1 जनरेशन बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो उसने प्लांट सिलेक्ट किया है, एक प्लांट जो है वो टॉल है इस तरह से और दूसरा प्लांट जो है वो शॉर्ट है. ऐसे 2 प्लांट उसने सिलेक्ट किए, टॉल डॉट, ये उसके पेरेंट प्लांट.
अब ये पेरेंट प्लांट टॉल ग्रो हुए, उसमें फ्लावर्स है, हाँ शॉर्ट ग्रो किया, उसमें फ्लावर्स है। फिर जैसे मैंने बताया ना इमैस्कुलेशन, वो उसने इमैस्कुलेशन किया। टॉल प्लांट है ना, उस टॉल प्लांट में जो फ्लावर था, उस फ्लावर को उसने इमैस्कुलेट किया। इमैस्कुलेट मतलब क्या? आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ स्टैमेंस बिफोर एंथेसिस। वो एक वर्ड में मुझे अभी याद आया, आर्टिफिशियल स्टैमेंस ऑफ artificial removal of stamen before anthesis. Please now note down the word anthesis. It's a artificial removal, artificial removal of stamens before anthesis. Anthesis word note down करो please. Anthesis मतलब जब एंथर मैच्योर होके उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं ना मैच्योरिटी के बाद, तो उस एंथेसिस मतलब शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलना मतलब एंथेसिस। तो ये सारी प्रोसेस होने से पहले ही, पोलन ग्रेन बाहर निकलने से पहले ही स्टैमेंस को प्लक आउट कर लो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ओके, so artificial removal of stamens before anthesis is called emasculation. This is the perfect definition. तो उसने इमैस्कुलेशन किया। क्या किया इसने? इमैस्कुलेशन। इसका स्टेप क्या है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब उसने वो फोर्सेप्स से स्टैमेंस जो है निकाल दिए। अब उस फ्लावर से, टॉल प्लांट में से, टॉल प्लांट का जो फ्लावर है उसमें से उसने स्टैमेंस निकाल दिए। जो 10 स्टैमेंस थे ना वो उसने इस तरह से फोर्सेप्स से प्लक आउट कर लिए। सिर्फ अब उसमें क्या है? गाइनोशियम है। मतलब वो प्लांट अब कैसे बन गया है? प्लांट कैसे बन गया वो अभी स्टैमेन निकलने के बाद? फीमेल। यस राइट खुशी, अब वो प्लांट बन गया है फीमेल प्लांट, क्योंकि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। दूसरा डॉट प्लांट है, तो डॉट प्लांट में जो फ्लावर्स है उस फ्लावर के उसने स्टैमेन्स निकाले, और ये जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है उसके ऊपर उसने ऐसे डस्ट किया। समझ में आ रहा है? ये स्टैमेन्स है, ये स्टैमेन, उसके बाहर पोलन ग्रेन निकल आए, तो उसने वो जो डॉट प्लांट है उस फ्लावर में से, ये डॉट प्लांट का फ्लावर है उसमें से ये जो स्टैमेन्स है ना 9 + 10 वाले, वो निकाले, और उसने वो फोर्सेप्स से निकालने के बाद वो फीमेल फ्लावर के पास लेके आया, और उसने इस तरह से उस पे ऐसे 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 करके पोलन ग्रेन गिरा दी उस फीमेल फ्लावर में। कौन से प्लांट से वो लाया स्टैमेन? डॉट प्लांट। तो ये सब जब नेचुरली होता है ना, ये उसने जानबूझ के आर्टिफिशियली किया है। हम क्रॉस पॉलिनेशन जब देखा तो ये नेचुरल सब प्रोसेस होती है ना। इस वैरायटी पपैया का हमने देखा था, अलग अलग वैरायटीज का हमने, टोमेटो का, वो सब एग्जांपल। ये जो प्रोसेस है ना उसने आर्टिफिशियली टॉल प्लांट के फ्लावर पे डॉट प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है उसने ऐसे आर्टिफिशियली डस्ट किए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके ओके, Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड। अब ये पोलन ग्रेन जो है ये उसके ऊपर डस्टिंग कर लिए, तो अब ये फ्लावर में पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मतलब वो सब आपको पता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, फिर पोलन ट्यूब अंदर तक जाती है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इस फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट। फ्रूट मतलब पॉड। ओके, तो इस फ्लावर का कन्वर्जन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या है? यहाँ पे पॉड आ गया। ओके, तो ये हुई सेकेंड स्टेप, रेजिंग ऑफ F1 जनरेशन। अब रेजिंग ऑफ F1 जनरेशन मतलब ये उसने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, क्रॉस मतलब आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया इमैस्कुलेशन से और सब। फिर वो जो सीड्स है ना जो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद आए हैं वो उसने सो किए। वो सो करने के बाद जो पहली जनरेशन आएगी वो होगी F1 जनरेशन। समझ में आ रहा है? क्या किया उसने? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया, फिर फ्लावर से फ्रूट सीड्स बना, फिर सीड्स उसने वो निकाल के पॉट से जमीन के अंदर सो किए, और वो जो प्लांट पहला ग्रो हुआ है ना वो है पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी की, जो आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने जनरेशन, पहली जनरेशन कैसे ग्रो की है, कैसे बढ़ाई है? क्रॉसिंग से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, रेजिंग ऑफ
F2 generation by selfing of F2 generation. अब F1 जनरेशन कैसे आई है वो बाद में देखते हैं क्या. F1 जनरेशन के लिए उसने क्रॉसिंग किया था एंड ऑल, फिर उसने सीड शो किए, फिर वो F जनरेशन आया. अब F जनरेशन का जो प्लांट है ये F जनरेशन का प्लांट, ओके. उसमें ये फ्लावर आया, फ्लावर में स्टैमेंस भी है, गाइनोशियम भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब उसमें उसने कुछ नहीं किया, उसको उसने बिल्कुल टच भी नहीं किया, कुछ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं, नथिंग. लेट देम प्लांट डू सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन, उसी स्टिग्मा के ऊपर सेल्फिंग. सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. उसमें उसने उसने खुद से आर्टिफिशियली कुछ गड़बड़ी नहीं की है, खुद से ही उस फ्लावर से फ्रूट बनने दिए. मतलब उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे गिरेंगे अपने आप जो है, तो उसको सेल्फिंग होने दिए. ठीक है. F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, फिर जो पॉड्स बने, सीड्स हुए, तो वो जनरेशन आएगी F2 जनरेशन. F1 जनरेशन के सीड्स शो करने के बाद जो पौधे आएंगे वो आए F2 जनरेशन. वो कैसे किए? सेल्फ पॉलिनेशन से. सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. उसने बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया जैसे F1 जनरेशन के लिए किया था. उसने यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं, खुद से ही उस फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट फर्टिलाइजेशन कर दिया. ओके, समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर्दे समझ में आया? Yes, ma'am. आर्या, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. आ रही है. ओके, आपने कभी ज्वाइन किया मुझे समझ में नहीं आया. कहाँ से, कौन से पॉइंट से देखा है आपने आर्या? हम स्टार्टिंग से ही देखे. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो एक बार मैं 3 स्टेप्स रिवाइज करती हूँ. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, प्योर लाइन. मतलब क्या? ऐसे प्लांट के जो 3 जनरेशन तक कांस्टेंट कैरेक्टर्स दिखाते हैं उसको वो कहलाते हैं प्योर लाइन. फिर रेजिंग ऑफ F1 जनरेशन, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किए, जैसे स्टेम हाइट या फिर येलो सीड कलर, फ्लावर कलर, ऐसा कोई एक कैरेक्टर. स्टार्टिंग में एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग में एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया, एक ही ट्रेट पे फोकस किया, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया. तो एक कैरेक्टर लिया स्टेम हाइट, तो एक टॉल एक डॉट. अगर उसने लिया फ्लावर कलर तो एक कलर एक वाइट. अगर उसने लिया पॉड शेप तो इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड. तो स्टार्टिंग में उसने एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया, एक ही कैरेक्टर को पकड़ के एक्सपेरिमेंट किया. फिर उसने क्या किया? 3 जनरेशन तक कांस्टेंट रहने वाले को पेरेंट सिलेक्ट किया एज अ मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट. ओके, जैसे टॉल उसने फीमेल पेरेंट लिया और डॉर्फ उसने मेल पेरेंट लिया. समझ में आया? टॉल ही सिलेक्ट स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही सिलेक्टेड टॉल एज अ फीमेल पेरेंट एंड डॉर्फ एज अ मेल पेरेंट, क्योंकि टॉल प्लांट को उसने इमैस्कुलेट किया, उसके स्टैमेंस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिए इमैस्कुलेशन से, और डॉर्फ प्लांट के उसने स्टैमेंस पोलन ग्रेन्स लिए. तो डॉर्फ है, डॉर्फ क्या है? डॉर्फ इज अ मेल पेरेंट एंड टॉल प्लांट इज द फीमेल पेरेंट. गॉट इट? अब उसने इमैस्कुलेशन किया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया. ओके, फिर F1 जनरेशन में जो पॉड्स फॉर्म हुए वो उसने जमीन में सो किए, और फिर F2 जनरेशन ग्रो किया, दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1. उसने इस बार कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से उसने F2 जनरेशन ग्रो की है. ओके, सो दीज 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन हिज एक्सपेरिमेंट. इतना समझ में आया? आगे बढ़े? Yes, ma'am. ओके, चलो गुड. अब उसको रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देखते. स्टार्टिंग में उसने प्रोसीजर में जो कैरेक्टर लिया था वो था स्टेम हाइट. उसने जो प्लांट लिया था एज अ फीमेल पेरेंट दैट वाज टॉल प्लांट. तो ये टॉल है, और दूसरा शॉर्ट हाइट वाला एज अ मेल पेरेंट डॉर्फ. तो ये है फीमेल और ये है मेल पेरेंट. हाँ, डॉर्फ मेल पेरेंट,
फीमेल पेरेंट। ओके, फिर उसने फर्स्ट स्टेप कौन सी की, इमैस्कुलेशन एंड ऑल, ठीक है। फिर उसने इमैस्कुलेशन के बाद, क्रॉसिंग के बाद उसने मतलब ये टॉलनेस और डॉर्कनेस में उसने क्रॉस किया। क्रॉसिंग के बाद जब F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, जब F1 जनरेशन ग्रो की, मतलब ये क्रॉसिंग के बाद ये फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट मतलब पॉड, इस तरह से वो सीड्स उसने लिए, जमीन के अंदर सो किए, और जो F1 जनरेशन में प्लांट है, फॉर एग्जांपल ऐसे उसने 100 सीड्स, कितने 100 सीड्स कलेक्ट किए, ओके, जितने भी टॉल प्लांट थे उसमें से 100 सीड उसको मिले, 100 के 100 उसने जमीन में सो किए। वो जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन के प्लांट जो है, अब क्रॉसिंग के लिए उसने एक पेरेंट लिया था टॉल, एक पेरेंट लिया था डॉर्क, ठीक है। फिर उसने जमीन के अंदर सीड सो किए और ही वाज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, कि देखते हैं कि अभी मैंने एक पेरेंट जो है वो टॉल लिया है और एक पेरेंट जो है वो मैंने डॉर्क लिया है, एंड फिर उसने जमीन के अंदर सीड सो किया एंड ही वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि भाई अब क्या रिजल्ट आएगा। ही वाज वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट ही ऑब्जर्व। डू यू नो व्हाट रिजल्ट ही गॉट इन द F1 जनरेशन? उसको क्या मिला F1 जनरेशन में, अगर किसी को याद है F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या मिला मेंडल को? आपको क्या लगता है? ठीक है, मेंडल का साइड में रख दो। उसने एक पेरेंट लिया है टॉल, एक लिया है डॉर्क, एक हाइट में लंबा है, एक छोटा है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर उसने मिक्स किए, ठीक है। तो जैसे मेंडल ने सोचा था कि क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, उसने सोचा था, एक तो मैंने टॉल और डॉर्क जो है वो मिक्स किए हैं कैरेक्टर, 100 प्लांट मैंने लगाए हैं मिक्स करके, तो एक तो मुझे सारे ही पौधे इंटरमीडिएट हाइट के मिलेंगे, ना तो टॉल मिलेंगे ना तो डॉर्क मिलेंगे, इन बिटवीन हाइट आएगी। मतलब एक प्लांट की हाइट है 12 सेंटीमीटर, दूसरे की अगर है 5 सेंटीमीटर, तो 7-8 सेंटीमीटर ऐसे मुझे कुछ हाइट मिलेगी। या फिर 100 में से हाफ प्लांट मुझे टॉल मिलेंगे, हाफ प्लांट मुझे डॉर्क मिलेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के मैंने मिक्स किया है। तो ऐसे उसके माइंड में था, मुझे ऐसा ही कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपको पता है उसको क्या रिजल्ट मिला F1 जनरेशन में? डू यू नो व्हाट ही गॉट? यस आर्या, आपको पता है F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या मिला? पढ़ के मत बताओ, खुद से बताओ। नहीं नहीं पता, आपने पढ़ा है ना? हाँ पढ़े। राजीव, आपको याद है? नो मैम। आपने गुड मॉर्निंग में ज्वाइन किया है या गुड आफ्टरनून में ज्वाइन किया राजीव? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, चल। तो अब बता दो रिजल्ट क्या मिला उसको? यस मैम। Okay. He was very surprised to see that the F1 generation plants all were tall plants. He was surprised with the result that F1 generation were all tall. जैसे अगर 100 प्लांट्स है तो 100 के 100 उसको सारे ही टॉल मिले, बिल्कुल भी उसको डार्कनेस ये कैरेक्टर कुछ गायब ही हो गया। जितने उसने प्लांट ग्रो के सारे उसको टॉल मिले, मतलब दो कैरेक्टर उसने मिक्स किए थे, फीमेल प्लांट लिया टॉल और मेल प्लांट लिया डॉर्क। फिर F1 जनरेशन में जैसे उसने सोचा था उसके एकदम अपोजिट, और जो सोचा भी नहीं था ऐसा रिजल्ट मिला, सारे के सारे प्लांट उसको टॉल के टॉल ही मिले और डार्कनेस पूरी तरह से गायब हो गया, है ना। तो उसने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये टॉलनेस तो है पर डार्कनेस कहाँ गायब हो गई। हाँ, फिर उस प्लांट के उसने सीड्स ग्रो किए, सारे टॉल प्लांट जो थे वो उसने सीड्स लिए और फिर F2 जनरेशन के लिए जमीन में सो किए। F2 जनरेशन कैसे ग्रो की है उसने? F2 जनरेशन के लिए F1 प्लांट के लिए सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया जैसे F1 में किया था।
तो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, सीड्स सो किए, जो सीड्स आए और फिर F2 जनरेशन के प्लांट उसने ग्रो किए. ओके, देन अगेन ही वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि भाई F1 जनरेशन तो मुझे सारे टॉल मिले हैं, तो अब देखते हैं F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है. तो F2 जनरेशन में उसको रिजल्ट मिला है 3:1 रेशियो. मतलब उसने अगर 100 प्लांट F2 जनरेशन में ग्रो किए तो उसमें 75 प्लांट टॉल आए और 25 प्लांट डॉर्फ आया, मतलब शॉर्ट आया. जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में पूरी तरह से गायब हो गया था, कौन सा कैरेक्टर, शॉर्टनेस वाला, डॉर्फनेस वाला जो कैरेक्टर है ना, वो पूरी तरह से F1 में गायब हो गया था. F2 जनरेशन में फिर से निकल के आया, पर कम नंबर में, कम परसेंट में. द रेशियो वाज 3:1. 3 पार्ट प्लांट वेयर टॉल एंड 1 पोर्शन प्लांट वेयर शॉर्ट, पर वो प्लांट्स दिखाई दिए. ओके, तो F2 जनरेशन में टॉल डॉर्फ was 3:1. 3:1 मतलब अगर 75 प्लांट टॉल है तो 25 प्लांट जो है वो, एक एग्जांपल, 75 अगर टॉल है तो 25 प्लांट डॉर्फ है. ओके, ठीक है. तो क्या रीजन है इसके पीछे कि इस तरह से उसको रिजल्ट क्यों मिला? सबसे पहले यहाँ पे फोकस कर. ठीक है, अब उसने प्योर टॉल लिया था, प्योर डॉट लिया था. F1 जनरेशन में उसको सारे के सारे टॉल मिले. हाँ, तो उसको स्टार्टिंग में लगा कि ये जो टॉलनेस है ना, ये फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर, मतलब मैंने फीमेल प्लांट टॉल लिया ना, इसीलिए ये सारे के सारे F1 जनरेशन से, मतलब इट इज लिंक्ड विद द सेक्स. अगर फीमेल है तो वही एक्सप्रेस होगी. तो उसने चेंज कर दिया. नेक्स्ट टाइम जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने डॉर्फ प्लांट फीमेल बनाया और टॉल प्लांट मेल बनाया. समझ में आ रहा है? देन ही डिड द क्या कहते हैं उसको, रेसिप्रोकल क्रॉस. उसने चेंज कर दिया. he changed, he thought it is a sex linked character कि अब मैंने फीमेल टॉल लिया इसलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे आ गए फीमेल, तो फीमेल डोमिनेंसी है इसीलिए सारे. तो उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उल्टा कर दिया. डॉर्फ प्लांट को लिया फीमेल और टॉल प्लांट को लिया मेल. मतलब डॉर्फ प्लांट, ये सॉरी, ये ऐसे चेंज करना चाहिए. ये डॉर्फ प्लांट है तो ये ले लिया उसने फीमेल और ये मेल. तो डॉर्फ प्लांट के उसने प्लांट को, फ्लावर को इमेस्कुलेट किया और मेल, मतलब टॉल प्लांट से उसने मेल पार्ट लिया, मतलब पोलन ग्रेन्स दिए. फिर उसने क्रॉसिंग किया, फिर उसने F1 जनरेशन किया, फिर रिजल्ट क्या मिला होगा? सेम, वही टॉलनेस ही अपीयर हुआ, डॉर्फनेस गायब. तो इट इज नॉट रिलेटेड विद द मेल और फीमेल, ये उसको क्लियर हो गया. ओके, फिर सेम प्रोसेस फॉलो की उसको. सेम एक कैरेक्टर में उसने ऐसे किया, फिर उसने सेकेंड कैरेक्टर सिलेक्ट किया. जैसे सीड कलर, सीड कैरेक्टर के लिए भी सेम प्रोसीजर की, येलो एंड ग्रीन. F1 जनरेशन में सारे के सारे येलो सीड मिले और F2 जनरेशन में वैसे ही 3:1 रेशियो, 3 येलो सीड एंड ग्रीन 25%, मतलब 1 पार्ट, राइट. तो ऐसे सारे के सारे 7 कैरेक्टर्स जो है उसने इस तरह से क्रॉसिंग करके, मोनो, इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ये जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन ऑफ 1 कैरेक्टर फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर. फिर नेक्स्ट टाइम उसने 2 कैरेक्टर लिए थे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस. उसके नेक्स्ट टाइम में उसने 3 कैरेक्टर, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, अब जो भी ये हमने प्रोसेस की है ना, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल्स क्रॉस. राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है आपको? हरदेव, राजीव, आर्य, कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये 3 स्टेप्स के.
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2-3 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. Parent, ठीक है. Parental generation, tall, crossed with dot. ओके, these are parental. अब ये parental generation का ये जो है ऊपर लिखती हूँ मैं parent. ये जो मैंने ड्रॉ है वो है phenotype. ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ ना, वो मैं सेम हाइट के लिए दिखा रही हूँ. पेरेंट का कैरेक्टर कौन सा लिया? सेम हाइट. कैरेक्टर कौन सा मैंने सिलेक्ट किया है? सेम हाइट. ओके, सेम हाइट के लिए फिनोटाइप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं? टॉल और डॉट. ये है पेरेंट्स के दो फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब बाहर से वो टॉल दिखा रहा है, अंदर और बाहर से डॉट, ऐसे दो. अब इसका जीनोटाइप में लिखने वाले. जीनोटाइप, टॉल का जीनोटाइप क्या है बताओ? प्योर टॉल है, प्योर टॉल. तो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल जी. यस, कैपिटल टी कैपिटल. डॉट का Capital T, small d. ठीक है. अब F1 जनरेशन फिनोटाइप, जीनोटाइप. टॉल, एक्चुअली यहाँ पे है ऑल टॉल. सारे के सारे ऐसे ही लिखते हैं, ऑल टॉल. ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल ही है, 100 के 100 टॉल ही है. ओके, ये फिनोटाइप हुआ. जीनोटाइप क्या होगा इसका? जीनोटाइप क्या होगा? राजीव, जीनोटाइप क्या होगा इसका? टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? आर्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी. नहीं नहीं नहीं, ये भले ही Capital T, small t. यस, भले ही ये फिनोटाइप बाहर से टॉल दिख रहा है, पर अंदर से इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल. अब ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के दो एलिल्स है. ये कैरेक्टर इसके दो एलिल्स है. जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट मतलब आपने पढ़ा है ना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एग मियोसिस में जो प्रोसेस होती है, तो हमेशा गैमेट में दो में से कोई एक ही एलिल आता है ना. तो ये एलिल यहाँ से आई, ये एलिल यहाँ से. तो भले ही बाहर से वो टॉल दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप इज टॉल, बट इंटरनली सेल के अंदर टॉलनेस का कैपिटल टी भी है और डॉटनेस का स्मॉल टी. मतलब ये टॉल है पर प्योर टॉल नहीं है, इट्स अ हाइब्रिड टॉल. सो इट इज हेटेरोजाइगस टॉल, हाइब्रिड टॉल. सो इट्स अ हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, हाइब्रिडाइजेशन से बना हाइब्रिड. ओके, फिर हाँ, ये सॉरी मैंने ऐसे ये नहीं किया, इसके एलिल्स, ये एलिल्स, फिर ये मिला के इस तरह से ऐसे दिखाते हैं. ये गैमेट्स, ये क्या है? गैमेट्स है. ये गैमेट्स. अब ये हुई F1 जनरेशन, ये पैरेंटल जनरेशन. अब नेक्स्ट दिखाना है F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन के लिए दो टाइप्स के गैमेट्स निकलेंगे. यहाँ पे दोनों सेम ही थे, कैपिटल टी कैपिटल. यहाँ पे दोनों गैमेट सेम ही है, स्मॉल टी स्मॉल. पर यहाँ पे एक गैमेट में कैपिटल टी है, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी है. तो दे विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट, क्योंकि दो अलग अलग एलियंस जो है वो सेग्रीगेट हो जाती है. ये जो क्रॉस है उसके ऊपर हम दो लॉज पढ़ने वाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस
एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बनते हैं तो दो एलिन्स में से कोई एक ही एलिन जो है वो एंटर करती, तो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कभी भी गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, so there is a this that segregation law is also called purity of gametes. Gametes are always pure. Pure मतलब हमेशा गैमेट में कोई भी एक ही एलियंस एंटर करते हैं। एलियन मतलब कोई भी जीन का एक ही पार्ट, दोनों के दोनों नहीं एंटर करते, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। एक तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो दो टाइप्स के गैमेट्स बने हैं, ये है गैमेट्स, ओके। अब ये इनका जो क्रॉसिंग है टू जनरेशन का, ये दिखाने के लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर को कहते हैं चेकर्स बोर्ड। जो भी वर्ड आपने इससे पहले सुना है, चेकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे, तो वो ऐसे किया जाता है। ये एक जनरेशन है, सेल्फिंग किया ना उसने, ओके। इस तरह से, जैसे ये है मेल पेरेंट, मेल, हाँ अभी मैंने ड्रॉ किया था मेल, और यहाँ पे फीमेल, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है ना उसी प्लांट के फ्लावर में, एंड्रोशियम और स्टिग्मा सेम, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसी प्लांट का उसके जैसे ही। तो ये मेल और ये फीमेल, स्टैमेन एंड गाइनोशियम, ओके। अब दो अलग अलग एलियंस है, राइट। तो अब यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन कैसे आए, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, राइट। स्टार्ट करें, पहले मैं एक ड्रॉ करती हूँ, ये और ये, तो यहाँ पे आया कैपिटल टी कैपिटल, ओके। नेक्स्ट मुझे बताएगा, कौन बताएगा, हरदेव आप बताओ। हरदेव, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। वेरी गुड, कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। आर्य, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभयराज लास्ट, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया F2 जनरेशन की प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो F2 जो प्रोजेनी जो थी वो कैसी थी, ये चार टाइप्स में है, ये चार नहीं, मैं टाइप्स तो 10th में भी था। हाँ वही तो मैंने बताया ना बहुत बार, वही हाँ है, मैम। पीछे का डिटेल में आपको अभी पढ़ना है। ये सिर्फ ऐसे डिजाइनिंग, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो सब आपको क्लियर कर, ओके। तो ये कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है। तो जब दोनों ये सिमिलर है ना, तो सेम एलिन है, तो हम क्या कहते हैं, जब सेम एली होती है तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेम एलिन मतलब क्या, डिफरेंट एलिन्स मतलब क्या, होमोजाइगस। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड। कैपिटल मतलब ये होमोजाइगस टॉल है, प्योर टॉल है, ट्रू टॉल है, ओके। ये भी प्योर डॉर्फ है, राइट, ओके। ये जो है ये भी प्योर डॉर्फ है, दोनों सेम है। ये और ये जो है भले ही टॉल है, पर ये हाइब्रिड टॉल है, जिसको कहते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। तो इनका रेशियो जो है वो हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे, ओके। ये टॉल, ठीक है। फिर ये डॉर्फ, नहीं कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। ये बात, कैपिटल टी कितना है, एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो है। स्मॉल टी कितने हैं, एक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, हाँ ये जीनोटाइप ऐसा है। पर बाहर से क्या बताया था मैंने, ये टॉल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी फिर भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये है डॉर्फ, ठीक है। तो इस बोर्ड में खुशी कितने टॉल है और कितने डॉर्फ है, टॉल 3 है और ड्रॉप 1 है।
तो जीनोटाइप का रेशियो जो है वो है 1:2:1 और फिनोटाइप का रेशियो है बाहर से उसको 75 टॉल मिले और 25 डॉट मिले, मतलब 3:1 रेशियो है ना। 3 पार्ट टॉल है तो फिनोटाइप टॉल और डॉर्फ है, तो उसमें से टॉल 3 पार्ट मतलब 1 2 3 और डॉर्फ 1 है मतलब 1। ओके, तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। अब ये जो टॉल है भले ही बाहर से टॉल दिखाई दे रहे हैं पर वो अंदर से कुछ हाइब्रिड टॉल भी है, कुछ प्योर टॉल। समझ में आ रहा है आपको? ये 1 2 3 पार्ट मतलब 75 पार्ट, 75 प्लांट। बाहर से तो टॉल है पर अंदर से कुछ प्योर टॉल है और कुछ हाइब्रिड टॉल है मतलब हेटेरोजाइगस टॉल। और डॉर्फ जो है 1 पार्ट में है, ओके, और वो प्योर डॉर्फ ही है, राइट? समझ में आया? तो इस क्रॉस में कुछ और बातें बताती हूँ। F1 जनरेशन जब ग्रो हुआ, ये टॉल प्योर डॉर्फ लिया। जब पेरेंट दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स का क्रॉस, व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, the character which appear in F1 generation is called as dominant, and the character which is not expressed in F1 generation is called as recessive character. ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे के ऐसे उसने 7 कैरेक्टर जो है वो उसने स्टडी किए और जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए वो डोमिनेंट बनाए और जो F1 जनरेशन में नहीं आए वो उसने रेसेसिव। तो कल हमने जो चार्ट बनाया था, है ना, कि मैंने बताया था ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है। तो डोमिनेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर बताओ, चलो पॉड कलर में डोमिनेंट कौन सा है? पॉड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? Yellow. पॉड कलर, नॉट सीड कलर। ग्रीन। हाँ, Green. फ्लावर कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? पर्पल। पर्पल मतलब कलर्ड। कलर। हाँ। हाँ, Violet. फिर सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? सीड शेप, राउंड। राउंड। वेरी गुड। तो ये डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव कौन सा ये कैसे डिसाइड किया? उसने सारे के सारे कैरेक्टर में इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। जो कैरेक्टर उसको F1 जनरेशन में दिखा वो बनाया उसने डोमिनेंट, जो कैरेक्टर गायब हो गया वो बन गया रेसेसिव। जैसे टॉल और डॉर्फ में जब उसने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में उसको टॉल मिला तो टॉल बन गया डोमिनेंट और डॉर्फ बन गया रेसेसिव, क्योंकि वो अपीयरेंस, व्हेन देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, the character which express itself in a monohybrid cross is called dominant, and which gets suppressed or masked by the dominant is become recessive. ठीक है, तो और एक बार आप मेरे लिए अभय राज डोमिनेंट और रेसेसिव की डेफिनेशन पढ़ो। डोमिनेंट की डेफिनेशन पहले पढ़ो, अभय राज। Yes, ma'am. Dominant है ना? हाँ, It is the allele that express a trait even in the presence of the alternative alleles. That is the heterozygous condition only. Alternative is the allele that express the F1. okay, it is the expression of allele even in the presence of its contrasting opposite allele. It is the expression of allele मतलब कैपिटल T even in the presence of alternative allele. तो यहाँ पे कैपिटल T है, स्मॉल t है। यहाँ पे कौन सी एलील एक्सप्रेस हुई? टॉलनेस की एलील, तो वो बन गए डोमिनेंट। जबकि वहां पे डॉर्फनेस की भी एलील है फिर भी टॉलनेस की एलील एक्सप्रेस हुई, तो इसीलिए टॉलनेस हुआ डोमिनेंट, राइट? यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कौन सा एक्सप्रेस हुआ? येलो कलर एक्सप्रेस हुआ, तो येलो बन गया डोमिनेंट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑल्टरनेटिव एलील। तो सेल के अंदर
ग्रीन कलर की भी एलिल है और येलो कलर की भी एलिल है, फिर भी एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, येलो कलर, तो येलो बन गया डोमिनेंट, राइट, समझ में आ रहा है, सो दैट इज डोमिनेंट। और ऑपोजिट रेसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होता, वो मास्क हो जाता है, कवर्ड अप हो जाता है डोमिनेंट से, वो बन जाता है रेसेसिव। ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो इसी पे बना है। सी आई एम गोइंग टू रीड लॉ ऑफ डोमिनेंस नाउ। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसी एक्सपेरिमेंट पे बना है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैं फिर से कल रिपीट करूंगी, लॉ लिख के भी दूंगी, पर अभी अगर हमने ये चार्ट लिखा है तो मैं बता देती हूँ, ये इसी से आंसर मिलेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इट इज in a cross between two organism pure for any pair of contrasting characters. In a cross, ये उसने क्रॉस किया, pure for any character, pure tall, pure dark, pure for any particular character. Okay, the character which appear in F1 generation, the character which appear in F1 generation, अब ये कैरेक्टर कौन सा appear हुआ है यहाँ पे, phenotype क्या है, tall. The character which appear in F1 generation is called as dominant. Okay, and the character which gets suppressed, जैसे ये, the character which gets suppressed is called recessive character. तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर नहीं आया, डार्कनेस नहीं आया, तो ये हो गया सप्रेस। किसने सप्रेस किया, टॉलनेस ने डार्कनेस को दबा दिया, तो टॉल कौन सा है, डोमिनेंट है, और डार्क कौन सा है, रेसेसिव। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, first law of inheritance, law of dominance, in a cross between two organisms pure for any pair of contrasting character, the character that appear in F1 generation is called dominant and the one which is suppressed is called recessive. Thus there is always uniform expression in F1 generation. Each character is controlled by a pair of factor. एक character हमेशा दो एलिल्स, मतलब मेंडल की लैंग्वेज में फैक्टर कंट्रोल है। मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर को, एलिल को बनाया था फैक्टर। ओके, सो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर। जैसे अगर हमें टॉलनेस दिखाना है तो विल शो एज अ टू एलिल्स, तो हर एक कैरेक्टर जो है वो बनता है दो फैक्टर से, बाद में पता चला है कि फैक्टर मतलब ही एलिल। सो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर मतलब एलिल। व्हेन इट इज पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर यू कैन सी हियर टू डिफरेंट फैक्टर्स है, एक टॉलनेस का है, डार्कनेस का है, तो यहाँ पे दोनों ही एलिल्स है, टॉलनेस इज आल्सो देयर, डार्कनेस आल्सो देयर। व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, the factor which expressed become dominant and the factor which is not expressed becomes recessive. Okay, done. So what, बस that's it for today. ये law of dominance, सेग्रीगेशन का गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या, जब गैमेट्स बनते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, हमने सब देखा है कि गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, यू नो एवरीथिंग। तो हमेशा किसी भी एक गैमेट में दोनों में से कोई भी एक ही फैक्टर एंटर करता है, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, gametes are always pure, they possess only one of the two alleles, हमेशा दो एलिल होते हैं, एक ही एलिल होता है, so that is called purity of gametes या फिर law of segregation, that is the second law of inheritance. Okay, done. अब ये दो लॉ फिर से हम कल जो है दो लॉ से स्टार्ट करेंगे, मैं लिख के दूंगी आपको, राइट। अब यहाँ पे एक होमवर्क है, सबके लिए अलग अलग होमवर्क मिलेगा, यू नोट डाउन योर होमवर्क। अभय राज, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, note down your homework. You're going to send me monohybrid cross for the character seed color. ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपके लिए कैरेक्टर दिया मैंने सीड कलर, नोट डाउन किया? आयशा, एक बार वापस repeat करो तो सीड कलर क्या होमवर्क था मेरे लिए? सीड कलर अभयराज,
अच्छा ठीक है मैम। क्या करना है पूरा ऐसे मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कंजर्वेशन, ये पुनेट स्क्वायर एवरीथिंग समझ में आया ना? Yes, आयशा, आयशा Yes, ma'am. आपके लिए होमवर्क है पॉड शेप। नोट डाउन किया पॉड शेप? हाँ मैम किया। खुशी Yes, ma'am. ओके, आपके लिए है पॉड कलर। Okay, ma'am. ओके, हरदेव Yes, ma'am. फ्लावर कलर। Okay, ma'am. क्या करना है आपको पता है ना? Yes, ma'am. आर्य, Yes, ma'am. आर्य फ्लावर पोजीशन। Okay. ओके, एंड राजीव कौन सा रह गया अभी? पॉड शेप, सॉरी सीड शेप। राजीव सीड शेप, Yes, ma'am. सुना ना? सीड शेप। ओके, क्या करना है मुझे इनका इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सबके लिए मैंने एक कैरेक्टर दिया, मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन हर एक वर्ड आना चाहिए। पैरेंटल जनरेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, सेकंड जनरेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, पुनेट चार्ट, एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। ओके ठीक है, Yes, ma'am. चलो देन आज के लिए रुक जाए। ma'am. ओके Bye, ma'am. बाय।